धारा चलती है और वोल्ट मीटर में धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते हैं। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है। धारा किस तरह से चलेगी कैपेसिटर में वो हम देखते हैं कि एक पानी का टैंक है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है और दूसरा पानी का टैंक है वो खाली। आपने नल लगा दिया, ये टैंक खाली। जब हम इस नल को खोलेंगे तो इसमें तेजी से धारा आएगी और पानी का लेवल उस वक्त कम होगा। फिर पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धारा कम होती जाएगी और जब ये लेवल इसके बराबर आ जाएगा तो इसमें जो धारा बह रही है वो बहना बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ स्विच चालू करेंगे तो शुरू में यहाँ वोल्टेज नहीं होंगे, वोल्टेज की तुलना पानी के लेवल से की गई है और एम्पियर की तुलना इसमें बहने वाली धारा से। तो जब हम स्विच चालू करेंगे तो तेजी से धारा जाएगी, इसमें तेजी से धारा जाएगी, वोल्ट मीटर उस वक्त 0 होगा। तो धारा तो अपने मैक्सिमम मान पर होगी और वोल्टेज 0 होगा। फिर धीरे धीरे जो है इस पे वोल्टेज आते जाएंगे, धारा कम होती जाएगी, इसका लेवल बढ़ता जाएगा और धारा कम होती जाएगी। तो धारा तो धीरे धीरे कम होती जाएगी और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये वोल्टेज हो गया और ये धारा हो। तो कैपेसिटर में वोल्टेज से धारा आगे रहती है जिसको हम कहते हैं लीडिंग करंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग करंट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हम किसी कैपेसिटर को एसी सप्लाई देंगे जब हम किसी कैपेसिटर को एसी सप्लाई देंगे तो ये क्वांटिटी तो वोल्टेज की है और धारा इसके साथ में एडवांस धारा आगे रहेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन में है वो क्या चीज है? अब हमें पता है कि E बराबर V गुणा I। तो धारा और वोल्टेज का जो गुणनफल करें हम तो आपको, क्योंकि धारा भी प्लस में है और वोल्टेज भी प्लस में है तो ये पावर, इसको हम क्या कहेंगे? पावर। कैपेसिटर पावर क्या कर रहा है? अभी खर्च कर रहा है। अब ये वोल्टेज तो प्लस में और धारा माइनस में, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो धारा को माइनस, इसको प्लस को माइनस की क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो माइनस में पावर। फिर वोल्टेज भी माइनस में और धारा भी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। तो यहाँ जो पावर है वो वापस आपकी प्लस में। फिर यहाँ धारा प्लस में और वोल्टेज माइनस में तो माइनस में पावर। और फिर यहाँ वापस प्लस में आ जाएगी और इसी तरह से यहाँ
तो ये कैपेसिटर में हम देखते हैं कि जब किसी शुद्ध कैपेसिटर को हम एसी सप्लाई पर लगाएं तो उसका करंट आगे रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है करीब। तो 90 डिग्री आगे रहने से ये जितनी पावर खर्च करता है उतनी पावर वापस लौटा देता है, जितनी पावर खर्च करता है उतनी पावर वापस लौटा देता है। तो इसमें पावर तो शून्य खर्च होती है परंतु धारा चलती रहती है। अब हम इंडक्टर के बारे में देखें। कॉइल में जो है हमने देखा कि किसी कॉइल में बदलती धारा देने पर उसमें बदलता चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और किसी कॉइल को जब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र काटता है, इस चुंबक को हम आगे पीछे करेंगे तो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र इसको काटेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होंगे। और यदि हम इस कॉइल में एसी सप्लाई दें यहां पर जैसे ही हम स्विच चालू करेंगे जैसे ही हम स्विच चालू करेंगे तो वोल्ट मीटर में वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वोल्टेज तो तुरंत आ जाएगा स्विच चालू करते हैं, परंतु धारा बाद में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि स्विच चालू करते हैं इसमें जो है एकदम से चुंबकीय बलरेखाएं बढ़ेंगी और वो बैक ईएमएफ पैदा करेगी और उत्पन्न हुआ ईएमएफ उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करता है। तो इसकी धारा अगर इधर चलना चाहती है तो ये बैक ईएमएफ के कारण जो धारा है वो इसको चलने नहीं देना चाहती है, तो धारा बाद में चलेगी। धारा वोल्टेज के बाद में चलेगी तो धारा जो है वो आपकी पीछे रह जाएगी। परंतु क्योंकि यहाँ पर डीसी दी हुई है इसलिए जब हम इसका स्विच चालू कर देंगे तो इसमें जब पूरा वोल्टेज आ जाएगा तो चुंबक फुल बनेगा और पूरा चुंबक बनेगा तो उस चुंबक की बलरेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब चुंबकीय बलरेखाओं में परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें बैक ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद इसमें धारा चलेगी। स्विच चालू करेंगे, स्विच चालू करते हैं तो धारा नहीं चलेगी परंतु फिर कुछ क्षणों के बाद में धारा चलती रहेगी अगर डीसी देखें। परंतु यदि हम इसमें एसी देते हैं यहाँ पर तो क्योंकि लगातार बदल रही है तो फिर इसमें धारा इस तरह से चलती रहेगी। ये आई है और वोल्टेज यहाँ रहता है तो धारा उसके पीछे रहेगी वोल्टेज से। इसको हम कहेंगे लेगिंग करंट। क्या बोलेंगे? लेगिंग। तो यहां किसी कॉइल के लिए अगर ग्राफ बनाए तो ये आपकी साइन वेव और इसमें जो है धारा पीछे रहती है। ये तो है अब हम यहाँ देखते हैं कि वोल्टेज तो प्लस में, धारा तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो पावर ये आपकी पावर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो पावर प्लस में, धारा तो प्लस में है वोल्टेज माइनस में तो माइनस में। दोनों चीजें माइनस में, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में, वोल्टेज प्लस में, धारा माइनस में, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस। फिर ये दोनों प्लस में है तो ये चीज तो ये जो ग्राफ है वो तो आ रहा है कैपेसिटर के लिए और ये वाला जो ग्राफ बनाया वो हमने कॉइल का। ये कॉइल की है। तो जब हम मोटर लगाते हैं तो मोटर के साथ
साथ में हम इसीलिए कैपेसिटर लगाते हैं, मोटर या इंडक्टिव लोड के साथ। ये इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में क्या होता है, मोटर, ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जिसमें चोक लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉनिक या CFL भी है ना। तो जब हम इंडक्टिव लोड के साथ में जब कैपेसिटर लगा देते हैं तो जो हमारी धारा, यदि हम कैपेसिटर नहीं लगाएं तो इंडक्टर में पावर खर्च लौटाता है या खर्च करता है, लौटाता है, खर्च करता है, लौटाता है, खर्च करता है। तो ये धारा जो है वो हमारे स्विच से होती है, जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर से होती जनरेटर तक धारा चलेगी। यदि हम इस इंडक्टिव लोड के साथ में कैपेसिटर लगाते हैं तो जब कैपेसिटर पावर खर्च कर रहा होगा उस वक्त इंडक्टर पावर लौटा रहा है। तो इंडक्टर ने जो पावर लौटाई वो कैपेसिटर ने स्टोर कर ली, और जब इंडक्टर को पावर खर्च करनी है उस वक्त कैपेसिटर क्या कर रहा है, लौटा रहा है। तो जब इंडक्टर को पावर खर्च करनी है उस वक्त कैपेसिटर अपनी स्टोर की पावर इधर लौटा देगा। फिर इसके बाद में जब इंडक्टर खर्च करेगा तो कैपेसिटर लौटा देगा, इंडक्टर जब लौटाएगा तो कैपेसिटर स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से जो है पावर का आदान प्रदान इनके बीच में ही चलता रहता है। तो यहाँ जो एम्पियर पहले मान लो 10 एम्पियर चल रहा है तो वो एम्पियर कम होके 8 या 5 एम्पियर, डिपेंड करता है कि आपका कितना रिएक्टिव लोड है, उसके अनुसार धारा कम हो जाती है। जब धारा कम हो जाती है तो धारा कम होने से हमारे स्विच की लाइफ बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर की भी लाइफ बढ़ जाती है, और इस धारा को हम किसी और उपभोक्ता को भी दे सकते हैं। तो हमें इंडक्टिव लोड के साथ में कैपेसिटर लगाने का जो कारण है वो समझ में आया कि इंडक्टर के साथ में जब कैपेसिटर लगाते हैं तो जब इंडक्टर पावर लौटा रहा होता है उस वक्त कैपेसिटर स्टोर करता है, और जब कैपेसिटर पावर लौटा रहा होता है तो इंडक्टर स्टोर करता है। कैपेसिटर तो ऊर्जा को स्टोर टाइम के रूप में करता है, आवेश या चार्ज के रूप में, और इंडक्टर काय के रूप में स्टोर करेगा, मैग्नेटिक लाइंस काय में स्टोर करेगा, मैग्नेटिक। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉइल और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं। किसी कैपेसिटर में कितनी धारा जाएगी यह मालूम करने के लिए, किसी कैपेसिटर में कितनी धारा जाएगी यह मालूम करने के लिए V अपॉन XC, I बराबर V अपॉन XC, और XC बराबर 1 अपॉन 2 पाई XC, और इकाई इसकी इकाई ओम। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कैपेसिटर लिया जिसका मान 100 माइक्रोफैराड है, और इसका हमने यहाँ पर
100 वोल्ट AC सप्लाई दी। तो 100 वोल्ट AC सप्लाई देंगे तो यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी हम 50 जगह अगर हम लेते हैं तो इसका XC जो है वो बराबर B वोल्टेज 2/50। पाई का मान हम लिखते हैं 22/7 और फ्रिक्वेंसी 50 और 100 माइक्रोफेरेड। इसको हम फेरेड में कर लेंगे तो 100 गुणा 10⁻⁶ इकाई ओम। तो 50 को 2 से गुणा किया तो 100 और पाई का मान 3.14 और 100 ये आ गया और 10⁻⁶ ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे? 10⁻⁶ ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो गए 1 2 3 4 10⁻²। तो 100/3.14 ओम। तो आई ये तो आई बराबर V/XC। वोल्टेज कितना दिया? 100। XC कितना है? 100/3.14। तो 3.14 ऊपर आ जाएगा। 100 से 100 कट के तो कितनी दर आई? एम्पीयर। यदि हम यहाँ DC देते हैं तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। यदि फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो यहाँ 50 की जगह क्या कर दूंगा? 0 और 0 से किसी संख्या को गुणा करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अनंत ओम। और जब ये अनंत हो जाएगा तो धारा 0 हो जाएगी। यहाँ अगर मैं अनंत लिख दूँ तो अनंत का वर्ग लगाऊंगा तो धारा कितनी जाएगी? 0। DC 3.4 एम्पीयर पर चली 50-60। अब मैं वापस यहाँ AC देता हूँ 50 की जगह 100 हर्ट्ज की अगर मैं यहाँ बिजली लगाता हूँ तो यहाँ पहले यहाँ 50 लिखा हुआ था। 50 को 100 करना हो तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ। 50 को 2 से गुणा किया 100 हो गया। और यहाँ पर पहले यहाँ 100 लिखा हुआ था पूरा लिखोगे 2 गुणा 3.14 100 तो 50 हो जाएगा। तो 50 को 2 से गुणा किया तो 100। 1 2 3 4 से 4 बच गए 2 बच गए। तो यहाँ नीचे की संख्या को 2 से गुणा, नीचे की संख्या को 2 से गुणा करो तो यहाँ नीचे की संख्या को 2 से गुणा करेंगे हम। तो ये 2 ऊपर जाएगा आई। यहाँ 2 से गुणा होगा तो कितनी धारा चली जाएगी? 6.28 एम्पीयर कितनी फ्रीक्वेंसी पर गई? अब मैं 100 की जगह अगर यहाँ 500 करूँ तो यहाँ 50 है। इसको 500 करने के लिए कितने से गुणा करूँगा? 10 से। 50 को 10 से गुणा करूँगा तो यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। तो यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा।
तो जब यहाँ मैं 10 से गुणा करूँगा तो ये संख्या बढ़ के 31.4 500 हर्ट्ज के नंबर। और अगर यहाँ पर मैं 1000 हर्ट्ज 1000 HZ इसको हम 1000 HZ में लिख के क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 किलो। तो यदि 1 किलो हर्ट्ज लगा तो ये धारा बढ़ती कितनी जाएगी? 62। तो किसी कैपेसिटर में हम देख रहे हैं कि जब हम उसको डीसी सप्लाई देते हैं तो केवल स्विच ऑन पर ही धारा जाती है, बाद में तो वो डीसी हो जाता है तो धारा 0 हो जाती है। फिर 50 हर्ट्ज पर धारा 3.14 एम्पियर जाती है, 100 हर्ट्ज पर धारा बढ़ के 6.28 एम्पियर हो जाती है, 500 हर्ट्ज पर 31.4 और 1 किलो हर्ट्ज पर 62.8। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ाते जाएं तो इसमें धारा बढ़ती जाएगी कैपेसिटी। और एक समय ऐसा आएगा कि हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा कैपेसिटर कैसे व्यवहार करेगा? शॉर्ट सर्किट। तो किसी भी कैपेसिटर को लगाने के पहले, सप्लाई के क्रॉस लगाने के पहले हमें ये देख लेना कि कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी। हमारी सप्लाई है इंडक्टर करंट के लिए हमारे पास सूत्र I बराबर V/XL और XL बराबर 2πfL इकाई ओम। तो ये इंडक्टर है, एम्पियर मीटर लगाया और यहाँ सोर्स 100 वोल्ट और ये 100 मिली हेनरी का एकम कैपेसिटर ले इंडक्टर। यदि हम इसको 100 वोल्ट डीसी देते हैं तो इसमें फ्रिक्वेंसी 0 होगी। तो इसका XL बराबर 2 पाई का मान 3.14 गुणा F0 100 मिली हेनरी, 100 गुणा 10 की पावर -3। तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो XL बराबर 0। तो कितनी धारा चलेगी डीसी पर? IDC V/XL, वोल्टेज 100 और XL 0 100 में 0 को भाग लगाएंगे तो कितनी धारा चलेगी? अनंत। इस धारा को कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी धारा रुकेगी वो किस कारण रुकेगी? इस कॉइल के अंदर कोई रेजिस्टेंस है तो। क्योंकि कॉइल तार का बना हुआ है ना, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसी के कारण धारा। अब मैं यहाँ डीसी की जगह अगर एसी बिजली देता हूँ और उसकी फ्रिक्वेंसी 50 HZ है तो XL बराबर 2πfL बराबर 2 गुणा 3.4 गुणा फ्रिक्वेंसी 50 और इंडक्टर 100 मिली हेनरी 100। तो ये जो है 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 100 और 100 यहाँ पर और 10 की पावर -3। तो 1 2 3 से ये 10 की पावर -3 काट दें तो कितना हो गया? 31.4 हो गया। तो I बराबर V/XL 100/31.4। तो ये धारा चलती है 100/31.4। कब? 50 हर्ट्ज। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 50 की जगह कितनी कर देता हूँ? 100 करने के लिए मेरे को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 50 को 2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या भी 2 से गुणा हो जाएगी और ये संख्या भी 2 से और ये संख्या भी 2 से।
तो नीचे 2 का भाग लगाऊंगा तो धारा आधी हो गई। फ्रीक्वेंसी डबल करने पर 100 हर्ट्ज करने पर आपकी धारा कितनी हो गई? V/XL 100/2 गुना 31.4 है। पहले जो भी धारा चल रही थी उससे आधी हो गई, नीचे 2 का भाग। यदि मैं यहाँ 100 की जगह 500 हर्ट्ज दे दूं तो 500 हर्ट्ज पर कितनी धारा चलेगी? I बराबर V/XL 100/, अब यहाँ 500 लाने के लिए कितने से गुणा करूँ? 10। तो यहाँ भी 10 से और इसको भी 10 से, तो यहाँ कितने का भाग लगाऊंगा? 10 का। पहले जो भी धारा चल रही थी उससे 10वां हिस्सा कम हो जाएगी, 10 टाइम्स कम हो जाएगी। और यदि यहाँ 1000 हर्ट्ज यानी 1 किलोहर्ट्ज से लगाता हूँ तो कितने से गुणा करूंगा मैं इसको? 20 से। यहाँ 20 से गुणा करूंगा, ये 20 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 20 का भाग, ये तो 10 से 1 किलो। I बराबर V/XL बराबर 100/20 गुना 31.4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी कोयल को जब हम AC सप्लाई दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो धारा का मान कम होता है। DC पर तो धारा अनंत जारी है, DC पर तो धारा अनंत जारी है, परंतु AC पर धारा का मान कम होता था। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि इंडक्टर में धारा जाएगी, पूर्ण प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा। तो किसी भी इंडक्टर को या कैपेसिटर को लगाने के पहले हमें फ्रीक्वेंसी कितनी है ये मालूम होना जरूरी है, जबकि रेजिस्टेंस पर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी बल्ब को जो है बैटरी से चलाओ, DC से चलाओ, चाहे AC से चलाओ, उस पर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे 3 तरह के लोड हैं, एक तो रेजिस्टिव लोड, एक कैपेसिटिव लोड और तीसरा इंडक्टिव लोड। तो इन दोनों पर फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता है और इस पर फ्रीक्वेंसी का प्रभाव नहीं। कॉइल और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे से विपरीत प्रकृति के हैं। कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, कॉइल में करंट पीछे।